दोस्तों, अगर आपको रीट आसानी से पास करना है तो आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि पहली बात तो हम फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। दूसरा, हम आपको इतनी आसान आसान ट्रिक बताएंगे कि आप चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 2011 के पहला और दूसरा पेपर दोनों हिंदी के पेपरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देख लीजिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। दोस्तों, इस चीज़ को याद रखने के लिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। कवि होता है पुरुष, और पुरुष की शादी होती है स्त्री से, और जब भी उसकी शादी होती है वो अपना सारा भार स्त्री को सौंप देता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, कवित्री। इसको याद ऐसे रखा जाता है कि कवि की शादी हुई स्त्री से और उसने अपनी मात्रा स्त्री को सौंप दी, यानी कब बचा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा वो अपनी मात्रा स्त्री को दे देगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। दोस्तों, संस्कृत के शब्द बिना किसी परिवर्तन के तत्सम कहलाते हैं, और अगर परिवर्तन के बाद प्रयोग हो तो तद्भव। अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में ऑप्शन है स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब भी आपको किसी शब्द के बीच में आ की मात्रा दिखाई दे वहाँ हमेशा स्वर संधि होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या धन आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय होता है। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है पाधन वन, पवधन अन, पौधन अन, या पौधन अन। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर शब्द में कोई भी मात्रा नहीं है तो वहाँ हमेशा अयादि संधि होती है, क्योंकि जब भी आपको किसी शब्द में कोई मात्रा ना दिखाई दे वहाँ हमेशा अयादि संधि होगी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, पौधन अन। अगर यहाँ शब्द के बीच में एक मात्रा होती यानी पवन, तो इसका सही जवाब दो मात्राओं वाला हो जाता, पौधन अन। अब इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन है एक वचन, दो वचन, तीन वचन, अनगिनत। दोस्तों, हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर यही प्रश्न संस्कृत में पूछा जाता तो वहाँ तीन वचन हो जाते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन है आगरे, आगरों, आगरे। बहुवचन नहीं होगा। दोस्तों, किसी भी स्थान का बहुवचन नहीं होता है, जैसे दिल्ली का, आगरा का, मथुरा का, यानी कोई से भी स्थान ले लीजिए, उसका कभी भी स्थानों के बहुवचन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। दोस्तों, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, यानी किसी भी आधार पर लिंग, क्रिया या किसी भी आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों में जैसे धीरे, आगे, पीछे, इस तरह के जितने भी शब्द हैं, और उन शब्दों को आप किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें विकार हो जाता है उन्हें विकारी शब्द। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों, जिस घर के अंदर दो प्रधान होते हैं उनमें द्वंद्व होना लाजमी है। द्वंद्व का मतलब होता है दोस्तों लड़ाई,
और जहाँ दो प्रधान होंगे वहाँ हमेशा लड़ाई होगी। इसे आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का एक और तरीका है, जब भी द्वंद्व होगा हमेशा डंडा आएगा हाथ में, यानी लड़ाई किससे होती है? डंडों से। इसके शब्दों के बीच में योजक चिन्ह यानी डंडा हमेशा आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। दोस्तों इनमें से उज्ज्वल कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? दोस्तों उज्ज्वल को याद रखने के लिए आप एक हमेशा चीज़ याद रख लीजिए, दो आधी आधी चीज़ें मिलकर पूरी हो जाती हैं, यानी स्त्री और पुरुष मिलकर एक पूरा परिवार बनाते हैं, यानी आधे आधे मिलकर एक पूरा परिवार बनाते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, अनुरक्त का विलोम शब्द है। पहला है आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। दोस्तों अनुरक्त का विलोम होता है ऑप्शन बी, विरक्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? दोस्तों तत्सम शब्दों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिन शब्दों के बारे में आप अपनी डेली लाइफ में कम सुनते हैं या ना सुनते हो वो सभी शब्द तत्सम होते हैं। पहला है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। दूसरा है काष्ठ, धृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नारी, रानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। दोस्तों हाथी आपने अपने डेली लाइफ में सुना है, चाकू भी सुना है, घोड़ा भी सुना है, लेकिन आप शर्करा इसको चीनी बोलते हैं, पवन इसको हवा बोलते हैं, ज्येष्ठ इसको बड़ा बोलते हैं, अग्नि इसे आग बोलते हैं। आपने इन शब्दों को डेली लाइफ में नहीं सुना होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि ये शब्द तत्सम हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? पहला है कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। दोस्तों ऑप्शन बी सही है इसका सही जवाब। कुशल के अंदर कु उपसर्ग नहीं है। कु और रूप अलग हो जाएगा, कु और कर्म अलग हो जाएगा, कु और चाल अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पहला है पुजारिन में, कठिन में, चिन्ह में, मीन में। दोस्तों इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पुजारिन में। अगला प्रश्न है, जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। दोस्तों आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, द्वि यानी दो। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, द्विगु समास। द्वंद्व समास के बारे में हम पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास है। पहला है लंबोदर में, नलकूप में, नर नारी में, शरणागत में। दोस्तों हमने आपको बताया था द्वंद्व में डंडा होता है, यानी लड़ाई के अंदर डंडा जरूरी है। नर और नारी के अंदर द्वंद्व समास है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, नगर में रहने वाले को कहा जाता है? ऑप्शन है शहरी, नागर, नगरवधु, नौकर। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। दोस्तों शैशव यानी ये शिशु की अवस्था को कहते हैं, इसमें भाववाचक संज्ञा होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। दोस्तों वैसे संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है के और लिए होता है, यानी के लिए संप्रदान का कारक चिन्ह होता है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी के लिए शब्द का प्रयोग नहीं करता है। संप्रदान और अपारदान ये दो ऐसे कारक हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें
के लिए जो इनकी विभक्ति होती है उसका प्रयोग नहीं करना पड़ता। संप्रदान कारक को हमेशा याद रख लीजिए। अगर कोई किसी को वस्तु दे रहा होगा, यानी कोई किसी को वस्तु दान में दे रहा होगा या अपनी वस्तु किसी को भेंट कर रहा होगा, वहाँ हमेशा संप्रदान कारक होगा। जैसे राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, राजा निर्धनों को कंबल भेंट कर रहा है, वहाँ हमेशा संप्रदान कारक होगा। अगला प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं, आप, इस तरह के वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? पहला है रस्सी जल गई, दूसरा है सीता पढ़ रही है, तीसरा है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, चौथा है बच्चा सोता है। दोस्तों संयुक्त क्रिया का उदाहरण है ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला प्रश्न है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन है जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेयक और एक ही क्रिया हो। दोस्तों उद्देश्य कर्ता ही होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, जिसमें एक उद्देश्य या कह सकते हैं जिसमें एक कर्ता हो, एक विधेयक हो और एक ही क्रिया हो। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। दोस्तों हमने आपको बता दिया उद्देश्य हमेशा कर्ता ही होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मोहन कर्ता है और इस वाक्य में उद्देश्य कर्ता ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। पहला है वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। दोस्तों एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है। अगला प्रश्न है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पहला है विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। दोस्तों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य को प्रयोग करते समय। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। विस्मयबोधक वाक्य होता है चिन्ह ये, और प्रश्नवाचक तो आप जानते ही हैं, और निर्देशक होता है डैट। अगला प्रश्न है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। पहला है जो पत्र आज आया है, कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। जो पत्र आज आया है, पूर्ण विराम लगा रखा है, कहाँ है? जो पत्र आज आया है, कहाँ है? जो पत्र आज आया है, कहाँ है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जो पत्र आज आया है के बाद कॉमा, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद है कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ऑप्शन ए में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, शेर को सामने देखकर वह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? पहला है मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। दोस्तों शेर को देखकर सबकी फटकर हाथ में आ जाएगी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, मेरे प्राण सूख गए। अगला प्रश्न है, सही मुहावरा है। पहला है नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, आँखों में धूल झोंकना। अगला है हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पकड़ में न आना। अगला प्रश्न है,
सिर फिर जाना का अभिप्राय है। पहला है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अहंकारी हो जाना। दोस्तों अब तक हमने फर्स्ट पेपर के प्रश्नों पर चर्चा की, आगे हम सेकंड पेपर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम सेकंड पेपर के प्रश्नों पर चर्चा करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न आप किसी और चैनल पर देख रहे होते तो 30 प्रश्नों के लिए ही आपका 1 घंटा बर्बाद हो गया होता। और दोस्तों एक छोटी सी बात, इस वीडियो को मात्र अपने उन खास दोस्तों को ही शेयर करना जिन्हें आप चाहते हैं कि ये दोस्त मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं। बाकी के फालतू लोगों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं 2011 के सेकंड पेपर पर। दोस्तों 2011 के सेकंड पेपर के पहला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है। दोस्तों घोष और सघोष को याद रखने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। पहले जो 2 शब्द होते हैं, प्रत्येक 5 वर्गों के जो पहले 2 शब्द होते हैं वो हमेशा अघोष होते हैं, और बाकी के 3, 4 और 5 नंबर के जो वर्ण होते हैं वो घोष होते हैं। अब इनको कैसे याद रखा जा सकता है दोस्तों, यानी सबसे पहले क्या आता है, आ, और आ से अघोष, यानी पहले 2 1 नंबर और 2 नंबर के वर्ण अघोष होंगे और इनमें से घोष नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चा वर्ग में पहले नंबर पर चा आता है, उसके बाद छा आता है, यानी चा और छा ये दोनों वर्ण अघोष होंगे। इसका सही जवाब इसीलिए ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। पहला है कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में, रिवाज में। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, रिवाज के अंदर री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। कृपा में हुआ है, कृष्ण में हुआ है, दृष्टि, इन तीनों में री शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन है स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियों को। दोस्तों अनुस्वार कहते हैं दोनों आ, अंग और आह दोनों को। दोस्तों अंग और आह इन दोनों को अनुस्वार कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में गुण संधि है। ऑप्शन है संधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, भारतेंदु में। गुण संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, शब्द के बीच में आपको अगर एक मात्रा दिखाई दे तो वहाँ हमेशा गुण संधि होती है, और भारतेंदु में एक मात्रा है, यानी ता के ऊपर एक मात्रा दे रखी है, इसीलिए इसमें भारतेंदु के अंदर गुण संधि होगी। एक ही एक मात्रा आने पर गुण संधि होती है। अगला प्रश्न है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों वृक्ष छाया में संधि विच्छेद बताना है। दोस्तों जब भी आपको अगर शब्द के बीच में आधा अक्षर दिखाई दे वहाँ हमेशा व्यंजन संधि होगी। आधा शब्द आने पर व्यंजन संधि होती है और आ का डंडा आने पर स्वर संधि। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस चिन्ह आएगा। वृक्षधन छाया, इसका सही संधि विच्छेद वृक्षधन छाया होता है, इसके अंदर व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देख लीजिए, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। दोस्तों ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बताना है। मूछ होगा, अश्रु होगा, आंसू होगा, ससुर होगा। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, समश्रु मूछ को हिंदी में कहते हैं। दोस्तों संस्कृत में समश्रु कहते हैं और हिंदी में मूछ, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं।
ऑप्शन हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। दोस्तों इन्हें कहते हैं विलोम शब्द। जितने भी विलोम शब्द होते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। पहला है रंग, आकाश, जाति, अक्षर। दोस्तों रंग होता है, जाति होता है और अक्षर तो होता ही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। पहला है जलज, अंबुज, मंसिज, पंकज। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मंसिज कमल का पर्यायवाची नहीं बल्कि कामदेव का पर्यायवाची होता है। ये कामदेव का पर्यायवाची है। जलज, अंबुज और पंकज ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है मनन, बेध्यान, मनवा, अन्यमनस्क। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, अन्यमनस्क इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अभिधा शब्द शक्ति में ऑप्शन है वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अभिधा में वाच्यार्थ प्रकट होता है। अगला है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है पशु पक्षी आदि, गुण-दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, गुण और दोष भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। दोस्तों विशेषण को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है आप पूरे शब्दों के साथ कैसी और कैसा शब्द लगाकर चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मदन कैसी या कैसा पता नहीं चला, काली कैसी या कैसा पता नहीं चला, पतलून कैसी या कैसा, पतलून कैसी है, काली है, आपको पता चल गया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, विशेषण इसमें काली शब्द है। पहन का कैसी या कैसा पता नहीं चला, खेलने कैसी या कैसा पता नहीं चला। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, काली। अगला प्रश्न है वहाँ मोहन के कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। ऑप्शन है या वहाँ मोहन के और कोई नहीं था, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, वहाँ मोहन के अथवा कोई नहीं था। दोस्तों केवल सी ऑप्शन मैच खाता है, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगला प्रश्न है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक शब्द है। पहला है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, संबंध बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। दोस्तों हमने पहले ही प्रश्न में देखा था ये संप्रदान कारक के चिन्ह हैं के लिए और को, लेकिन संप्रदान कारक जब पूछा जाता है दान देने के अर्थ में अधिकतर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। ऑप्शन हैं वाक्य के, रचना के, शब्द के, अर्थ के। दोस्तों ये वाक्य के दोनों अंग होते हैं। उद्देश्य होता है कर्ता। अगला है तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। दोस्तों हमने आपको बताया था उद्देश्य क्या होता है, कर्ता, यानी इसका सही जवाब आपको कितनी आसानी से मिल गया। तेंदुलकर इसका सही जवाब होगा क्योंकि तेंदुलकर इस वाक्य में कर्ता हैं। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह का नाम बताइए। दोस्तों इस विराम चिन्ह का नाम बताना है। अर्ध विराम है, अल्प विराम है या पद है। दोस्तों ये अर्ध विराम चिन्ह है और विराम चिन्ह होता है ये
अल्प विराम होता है कॉमा। अगला प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, कोष्टक का या उपविराम का? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, कोष्टक का प्रयोग करते हैं हम। दोस्तों, निर्देश आप जानते ही हैं और विवरण चिन्ह आपको पता ही है। अगला है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। पहला है, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलाना समाना, अंगारों पर पैर रखना। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, बहती गंगा में हाथ धोना। अगला प्रश्न है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। पहला है, पाला पकड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। दोस्तों, बाधा डालना का होता है रोड़ा अटकाना। अगला है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। पहला है, मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक ही जैसे हो के लिए उपयुक्त है। पहला है, चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कीर बेर का संग, जैसे रंगनाथ वैसे सापनाथ। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगला है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन है, राजपत्र, समाचार पत्र, सूचना पट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसे कहते हैं राजपट यानी गजट। गजट से इसका प्रकाशन होता है अधिसूचना का। अगला है, निवाद सूचना का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है, सामान की आपूर्ति करना, सामान की नीलामी करना, निर्माण कार्य करवाना, इनमें से तीनों। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये तीनों कार्य निवाद सूचना के होते हैं। अगला है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। ऑप्शन है, परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। दोस्तों, ये कहलाता है परिपत्र। अगला है, दोस्तों, आगे के 3 प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति आदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसका पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति, युवा पुरुष। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, इस गद्यांश का शीर्षक संगति होगा। कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगति के साथी, बुरी संगत। दोस्तों, कुसंग का अर्थ है बुरी संगत। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और समृद्धि, उन्नति। दोस्तों, अब इसका जवाब आपको पता लग गया होगा, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है, हमने कितनी आसानी से आपको 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा दी। अगर आप किसी और चैनल पर 60 प्रश्नों के लिए 2 घंटा बर्बाद करते। दोस्तों, चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, हम ऐसे ही एग्ज़ाम तक आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।